फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है वो टॉपिक है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ऐसी करने की ज़रूरत है, उसमें हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और एक खास करके ये समझने की बात है कि हमारा देश जो दुनिया के और भी जो देश हैं, करीबन 200 कंट्रीज में, 200 देश में हमारे देश का जो स्थिति है, जो हमारे देश की जो इकोनॉमिकल स्थिति है, जब भी पॉवर्टी की बात आएगी, गरीबी की बात आएगी, तो इकोनॉमिक्स की बात आएगी, मतलब अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की बात आएगी, यानी अर्थतंत्र। आप समझ सकते हैं अर्थतंत्र। तो उसके पहले मैं अर्थतंत्र को समझा दूं कि अर्थतंत्र को समझने के लिए आप ओल्ड टाइम से, मतलब एंशियंट टाइम से, अगर मेडाइवल से लेकर के मॉडर्न तक आते हैं, तो काम करने का जो तरीका है वो बदल गया है। पैसे को कैसे मॉडर्नाइज्ड किया गया, उसके बैंकिंग सेक्टर्स को, चेक सिस्टम्स को, वो सारी चीज़ें मॉडर्नाइज हो गई। लेकिन उस सिस्टम्स में हमारे देश के या दुनिया के लोगों की पार्टिसिपेशंस है, कितनी तेजी से, गर्मजोशी से, हर हिस्से से कितना पार्टिसिपेशंस है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिसको समझने के लिए हमें अपने देश का अर्थतंत्र को समझना होगा, उसी बैलेंस में दूसरे कंट्री का भी व्यवस्था को भी समझना होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे कंट्री की व्यवस्थाएं आज हमारे कंट्री से बेहतर अगर है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है, कारण तो जानने की जरूरत है। बिना कारण जाने हुए समस्या का निदान नहीं है। टॉपिक मैं क्या बता रहा हूं, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। गरीबी एक चैलेंज है। चैलेंज कैसे है? क्योंकि हम इसका निदान पर पहुंचने के लिए बार बार जाते हैं और बहुत बार डेविएट हो जाते हैं। मैं शुरू से बता रहा हूँ, गरीबी को अपने कंट्री को, यानी अगर हम 1947 स्वतंत्रता से पहले की बात को देखा जाए, तो जब अंग्रेज हमारे कंट्री में आए, हमारे देश में आए, और आकर के जिस तरीके से हमारे देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उसका जिस दोहन किया, शोषण किया, आप कह सकते हैं दोहन और शोषण मीन्स की किस तरीके से उन लोगों ने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, कोयला था, आयरन ओर्स था, एल्युमिनियम था, अब्रक था, है, ये बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, नदियों का, ज़मीन का, ज़मीन के सेंस में मतलब खेती की मैं बात कर रहा हूँ, सबका उन्होंने दोहन किया और शोषण किया। अब आप कहेंगे सर दोहन और शोषण कैसे किया? बिल्कुल दोहन और शोषण हुआ है, क्योंकि हमारा पैसा और हमारे शरीर पर खर्च नहीं हो, हम बहुत मेहनत से कमाएं और वो पैसा हमारे लिए नहीं हो, तो हमारे लिए तो दोहन और शोषण है। बहुत मेहनत करके हम पैसा कमा रहे हो और कोई आता है कहता है भैया गन, सर पे गन रख करके, 5 लाख रुपया हमको पहुंचा दो। अब वो बताइए, हम इतना मेहनत करके पैसा कमाए और कोई कहे कि 5 लाख रुपया पहुंचा दो, क्या स्थिति रहेगी? इस स्थिति में हम तो कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे। यही स्थिति रही। इसके बीच की जो सोशल इंजीनियरिंग है, सामाजिक जो ताना बाना है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। सामाजिक ताना बाना में मैं ये बता दूं आपको कि जो हमारे देश की जो रहने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये सारे के सारे हिस्सेदार हैं इस आर्थिक व्यवस्था को बदलने में। 1947 के बाद हम लोग 75 साल बिता लिए आज़ादी के, और ये साल जो है 2021 से लेकर के आने वाला 22 तक, ये सब हम लोग आज़ादी की अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी 75 ईयर्स में भी हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अगर आप अभी कहें कि ये कोरोना जो था लास्ट, कोविड-19 भी 2 साल से हम लोग इसके गिरफ्त में है, ये भी एक कारण है, बिल्कुल कारण है। ऐसी बात नहीं है कि कोविड-19 हमें इफेक्ट नहीं डाला है, ये भी हमें इफेक्ट डाला है, बहुत ज़्यादा डाला है। और इस स्थिति में समझ लीजिए कि हमें बदलने की एक चैलेंज भी दिया है, एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हम समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले जितना मैं समझा हूँ, जितना पढ़ा हूँ, जाना हूँ, हमारे किसी भी कंट्री का जो फंडामेंटल नीड है,
हमारे ही देश का, वो है रोटी कपड़ा और मकान। ये एक शॉर्ट लाइन में हम लोग बोल देते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी मतलब भोजन की व्यवस्था, कपड़ा मतलब शरीर पर वस्त्र की व्यवस्था, मकान मतलब रहेंगे जहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ जो अलग अलग ऋतुएं हैं, वर्षा ऋतु, गर्मी की, ठंडा के, तो मकान चाहिए। इस स्थिति में अगर हम आज जानते हैं 1,35,000 करोड़ की अगर जनसंख्या मान के चले, जनगणना के तो नहीं हो पाया, 2021 में होने वाली थी जनगणना, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लैंड सबसे बड़ा हमारे लिए मुद्दा है। मेरे लिए सबसे पहला है लैंड, मतलब जमीन। हम इस बात पर बार बार विचार करने की जरूरत है कि क्या हमारे कंट्री के सभी लोगों के पास लैंड है? नहीं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, एकदम ध्यान से समझिएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जमीन का असमान वितरण, ये है इसका शुद्ध हिंदी होता है। यानी ये जो जमीन का असमान वितरण है, ये सबसे बड़ी कीड़ा है, हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी है। इस परेशानी में हमारे देश के किसान ही नहीं, बिजनेसमैन, व्यवसायी वर्ग हो या और भी, सभी के सभी पीड़ित हैं। यानी आज़ादी की 75 सालगिरह मनाने के बावजूद भी हम भारतीयों के, सभी भारतीयों के पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है। मान लीजिए कि खेती सभी लोग नहीं कर रहे हैं, हाउ कैन से कि सभी लोग डेवलप हो जाएंगे? यानी हम अगर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, उस जीडीपी के अकॉर्डिंगली जब हम बात करते हैं किसी भी देश को, तो कहते हैं कि जीडीपी कैसे निकलेगा भाई? नेट प्रोडक्ट रेशियो जिसको कहते हैं, टोटल पॉपुलेशन, ध्यान से सुनिएगा, टोटल पॉपुलेशन, पूरी आबादी किसी भी देश की, डिवाइडेड बाई टोटल इनकम ऑफ 1 ईयर, एक साल का टोटल इनकम और टोटल आबादी, इससे डिवाइड करके उस देश की रेशियो निकाला जाता है कि ये देश का स्थिति ये है। यानी हमारे देश में किसी खास वर्ग, किसी खास पर्सन के पास इतनी जमीन है कि उस जमीन का वो सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकते। किसी लोगों के पास, कुछ खास लोगों के पास इतनी जमीन ही नहीं है कि वो अपना रहने के लिए तो छोड़िए, खेती के लिए तो छोड़िए, रहने के लिए उनके पास आसरा नहीं है। तो हम डेवलपमेंट की बात सोचते हैं कि कैसे डेवलप होगा। अब कोई पर्सन अपने रहने के लिए मकान ही नहीं है तो पहले वो रेंट खोजेगा कि रेंट पर रहे कैसे, वो अपने बच्चों के साथ रहे कैसे। रेंट पर रहने के लिए जब वो व्यवस्थाएं खोज रहा है तो खाने के लिए क्या करेगा? पहले खाने के लिए थोड़ा बहुत इसी इधर उधर से, पढ़ाई की बात कभी उसके दिमाग में आएगी नहीं, पॉलिटिक्स दूर दूर तक उससे कनेक्ट नहीं रहेगा, डिसकनेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको सबसे पहले अपने घर के भोजन की व्यवस्था करनी है। हाउ कैन से कि हमारे देश में उस पर्सन की जो डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो रहेगी हिस्सेदारी? नहीं रहेगी। तो हिस्सेदारी में एवरेज इनकम निकल रहा है। यानी एवरेज इनकम में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं, एक ज्वलंत मुद्दा है जिसको हम लोग आपको पॉइंट के साथ, मतलब हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि वो एक ऑथेंटिकेट पॉइंट है जिससे कि आपको समझने में आसान होगी। तो आइए हम थोड़ा सा पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझाते हैं। आइए आपको मैं दो ऐसे प्रैक्टिकली केसेस हैं उससे रूबरू कराता हूं। पहला जो समस्या है हमारे देश की वो है, आप भी जानते हैं कि भारत गांव का देश है। भारत की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो गांव में निवास करती है। 2/3 कहा गया है, आंकड़ा ये बता रहा है। 2/3 इस आबादी में अगर हम बांट दे तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है, शहर की आबादी को अर्बन कहा जाता है और गांव की आबादी को रूरल कहा जाता है। अब मैं मिक्स करके चलूं तो आपसे ही क्वेश्चन अगर पूछता हूं कि क्या गांव के लोग जितने शहर के लोग डेवलप्ड हैं, डेवलप्ड के सेंस में डेवलप्ड सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से नहीं रह जाएगा, उनके खाने के लिए प्रोटीन जो डाइट्स होनी चाहिए, हाइजीन्स होनी चाहिए, उनको मेडिकल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उनको स्कूल्स अच्छे मिलने चाहिए, कॉलेज मिलने चाहिए, बैंक्स होने चाहिए, अच्छे रोड होने चाहिए, शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये सारी समस्या जो है, दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो नहीं होता है। अगर एक तरफ कहते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं शहरों में है
शहरों में है, शहरों में रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है, तो गांव में ये चीजें नहीं है। अब रूरल को कहे तो रूरल को अगर आप फोकस करेंगे तो गांव में है क्या, मेन चीज क्या है, मेन फोकस एग्रीकल्चर, खेती। खेती को हम फोकस करेंगे, यानी गांव के मैक्सिमम लोग, वो फैक्ट्री वैक्ट्री तो है नहीं। तो और अगर आपको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, यानी अगर आपको कपड़े खरीदने हैं तो आपके पास कैश चाहिए, और आप किसान हैं, किसान हैं तो आप खेती करेंगे, तो आप पैसा, खेती करके अनाज बेचेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, पैसे आएंगे तो आप कपड़े खरीदेंगे। मेडिकल के लिए आपको, स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए आपको पैसे चाहिए, शादी विवाह बच्चों की करनी है तो पैसे चाहिए, पढ़ाई है उसके लिए पैसे चाहिए। तो ये दोनों केसेस में स्थिति ऐसी बन रही है कि भाई आप दोनों को अगर कोलैबोरेट करके चलते हैं, मिला के चलते हैं, तो दोनों में अलग स्थिति बन रही है। यानी अगर हम बताएं कि हमारे गांव के बहुत सारे ऐसे स्थिति में स्थितियां बन रही है कि लोग अगर आज खाना खा रहे हैं तो कल के खाना के लिए वो चिंतित हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई है कि वो खेती भी करना चाह रहे हैं, तो खेत उनके पास अपना नहीं है, वो किसी और के लैंड पर डिपेंडेंट है। अब आप हम सोचते रहते हैं कि भाई जमीनें जो है हमारी वो बहुत पुरानी पूर्वजों से परचेज की हुई है, अच्छी बात है, लेकिन इस बात को समझिए कि देश की डेवलपमेंट की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो हिस्सेदारी है हर व्यक्ति से है। यानी पीपल, जब तक आपकी पार्टिसिपेशन नहीं है तब तक देश की डेवलपमेंट नहीं है। हमारा इनकम 5 रुपया का और किसी का इनकम 50 लाख रुपया एक दिन का, तो 5 लाख 2-4 लोगों का हो 50 लाख, और मास नंबर ऑफ 90% लोग हैं वो 5 ही रुपया वाला है। एवरेज गिर के आ गया एकदम, कहानी आपको आ जाएगा 10-12% पर। लेकिन मैक्सिमम लोग 50,000 वाले हों और 10-20 लोग 5 लाख वाले हों, यानी कि कहने का मतलब है, इकोनॉमिक्स में कहा जा रहा है आज के समय में कि नौकरी लेने से अच्छा है नौकरी देना। यानी नौकरी यानी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या पहले भी थी और आज भी है। यानी कि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मैक्सिमम लोगों को जो काम मिले वो लोगों के पास स्किल हो, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए हम जिसको मेन पॉइंट को जो फोकस करना चाह रहे हैं, यही मेन पॉइंट है, इसी पर सारा ताना बाना है आपके इकोनॉमिक्स का जो मैं आपको आ रहा हूं। सो देखिए, स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज रिलेटेड टू पॉवर्टी। इस पॉइंट को जो समझ गया वो समझ लीजिए भारत की अर्थव्यवस्था को समझ गया, और मैक्सिमम मैंने डिस्कस कर दिया। यही पूरे की पूरी टॉपिक्स का मेन मेरा मोटो है। लैंडलेसनेस सबसे पहले मैंने इसी को समझाया है अच्छे तरीके से, यानी लैंड से कनेक्शन अगर आप करते हैं तो यानी आप एग्रीकल्चर यानी फार्मिंग यानी खेती कृषि, इससे कनेक्शन करते हैं। दूसरी बात आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी लोग पढ़ लिख करके इतने ज़्यादा इधर उधर भटकते रहते हैं कि उनको काम नहीं मिलता है। काम नहीं मिलने का मतलब ये हो गया कि अगर आपको रोजगार चाहिए, अब मान लीजिए हम अगर अभी आरा से इस चीज़ को लाइव कर रहे हैं, यानी आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, और मैं आरा का रहने वाला हूँ, तो मैं आप भोजपुर जिले से, इस आरा शहर से ही मैं बता दूं आपको कि अगर यहाँ पर हमारे भोजपुर जिले में आरा से कनेक्ट होकर के अगर आप पूरब की ओर जाएंगे तो पटना शहर है, उधर कनेक्ट होता है। पश्चिम की ओर जाए तो बड़ा शहर में बक्सर कनेक्ट होता है। उसके बाद आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिसको पुराना नाम मुगल सराय था, होते हुए आपको उत्तर प्रदेश की ओर कनेक्ट कर सकते हैं। पटना कनेक्ट करने के लिए हमें जाना हो तो बेहतर सुविधाएं हमें क्या क्या होनी चाहिए? रोड, खूब बढ़िया रोड होनी चाहिए, रेलवे ट्रैक होना चाहिए, और उससे भी बढ़िया हो तो यहाँ से फ्लाइट उड़नी चाहिए आरा से पटना जाने के लिए। स्थितियां ऐसी बन रही है कि रोड अगर बेहतर तरीके से बने तो रोड बने बेहतर तरीके से तो लोगों को काम मिले, रोड में जो काम करने वाले लोग होंगे वो काम मिलेगा। रोड के किनारे वृक्षारोपण होगी तो काम होगा। आपको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा। वृक्षारोपण होगी, काम मिलेगा। उस वृक्षारोपण की देखरेख के लिए, उसको वाटरिंग करने के लिए, जिंदा रखने के लिए लोगों की चाहिए, तो वहां भी काम मिलेगा। पूरे सेंसेस में ये कहा जाए कि फिर हम वो कंस्ट्रक्शंस की जब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शंस होते जा रहा है,
उस कंस्ट्रक्शंस में आरा से पटना जब कनेक्ट होगा तो हो गया। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट को भी आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साइज ऑफ फैमिलीज। आज के देश की सबसे बड़ी समस्या है साइज ऑफ फैमिलीज। यानी आज हम अगर अच्छे तरीके से, पहला 3 पॉइंट हमने शुरुआत किया था, रोटी कपड़ा मकान, यानी रोटी की बात करें यानी भोजन, एंड वस्त्र कपड़ा, एंड लैंड से रिलेटेड है तो मकान की बात करें, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो स्थितियां बन रही है कि अगर आज जो न्यूक्लियर फैमिलीज को बोला जाता है, संक्षिप्त परिवार, न्यूक्लियर फैमिली में जब बात करें तो उस सेंस में अगर पति पत्नी दादा दादी और 2 बच्चे, यानी कहीं ना कहीं फिर फैमिलीज की डिस्कस हो रही है, तो अगर 2 बच्चे हैं तो उस बच्चे को पढ़ाने के लिए जो एजुकेशन में जो बेहतर हायर एजुकेशन हो, गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, गुड क्वालिटी ऑफ फूड्स हो, गुड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, अच्छे कपड़े हो, उनकी और भी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं स्मॉल साइज फैमिली में हो सकती है। लेकिन आप उस समझ में नहीं है कि 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे हैं, और आपके हमारे दिमाग में, सोसाइटी में ये है कि ये जो चीज़ हो रही है इसमें अगर मैक्सिमम लोग रहेंगे तो मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम काम करेंगे। मैक्सिमम काम करने के लिए मैक्सिमम स्किल होना चाहिए। क्या वो आदमी उतना पढ़ा लिखा है, उतना उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है कि वो चीज़ को पढ़ सकता है, कर सकता है? नहीं पढ़ा लिखा है तो क्या मिलेगा उसको? चाय की दुकान पर, चप्पल की दुकान पर, अंडा बेचेगा, सब्जी बेचेगा, लेकिन वो वही स्टैंडर्ड तरीके से नहीं बेचेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो अंडा नहीं बेचे, सब्जी नहीं बेचे, अंडा भी बेचे, सब्जी भी बेचे, लेकिन इस तरीके से हो, हाइजीन तरीके से, कि लोग खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को भी बेनिफिट हो। और ये देखिए तीसरा, ये चौथा पॉइंट है इलिटरेसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो मेरे अनुसार सेकेंड पोजीशन पर रखना चाहिए। निरक्षरता कहा जाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी साक्षरता और शिक्षित। साक्षर और शिक्षित दोनों को समझिए। साक्षर के लिए सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, और उस हिसाब से आपको लिखना आना चाहिए, नाम और आपको पढ़ना आना चाहिए, तो ये हो गया साक्षरता हो गया। लेकिन अगर आप एक पैरामीटर है, पैरामीटर के सेंस में कहें कि पढ़ाई की एक पैरामीटर हो कि क्लास 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, तो वो एजुकेशन में आ जाता है, शिक्षित में आ जाता है। लेकिन हम सभी पूरे देश की जनसंख्या 135 करोड़ की जब बात करते हैं, उसमें भी 135 करोड़ हमें क्लियर नहीं है। मैं बार बार ये बताने की फोकस कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ, क्योंकि 2011 के जनगणना के बाद 2021 में जनगणना होनी थी और अभी तक जनगणना नहीं हुई है ड्यू टू द कोविड-19। तो उस हिसाब से यहाँ लिटरेसी का फोकस, यानी अब आप कहेंगे कि किसान जो है, फार्मर्स है, किसान को क्या जरूरत है पढ़े लिखे होने की? जरूरत है। फार्मर अगर पढ़ा लिखा है, किसान अगर पढ़ा लिखा है, तो वो अपने जो चीज़ें हैं वो कैसे उसको ये करेगा, किस तरह से किसान कॉल सेंटर में काम करेगा, किस तरीके से वो अपने उच्च क्वालिटी की फसल को ये करेगा, कौन सा फसल किस जमीन पर बोई जानी चाहिए, कौन सा खाद देना चाहिए, कितना देना चाहिए, पानी कितनी बार देनी चाहिए, किस क्रॉप्स में, कितने लोगों की कटाई की ज़रूरत है, कितने लोगों की ज़रूरत नहीं है, ये एक खासा इसमें प्रभाव डालेगा। तो लिटरेट होने से आज के समय में जो फार्मिंग हो, तो सिर्फ फार्मिंग ही नहीं है, यानी हम प्राइमरी सेक्टर्स की फिर बात करते हैं, जो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये 3 सेक्टर्स तो बात करेंगे ही करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर्स, जिसको टर्चरी सेक्टर्स कहा जाता है, जनरल फिनोमिना है ये। प्राइमरी सेक्टर्स में कंप्लीटली फार्मिंग आ गया, एनिमल हस्बेंड्रीज आ गया, पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, फिशरीज आ गया, मछली पालन का ही ले लीजिए। मछली पालन करने के लिए जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, मछलियों का तालाब का, उसका टेम्परेचर का, उसको ब्रीड्स को डेवलप होने के लिए आपके विल पावर की, स्किल की, अगर आप लिटरेट हैं, अगर आप एजुकेटेड हैं, तो आप अच्छा से अच्छा आप ये कर सकते हैं। तो मार्केट में स्थिति ऐसी बनी रहे कि हर चीज़ की अवेलेबिलिटी हो, उपलब्धता हो। लिटरेसी
बहुत बड़ा मुद्दा है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। पुअर हेल्थ के सेंस में हो गया आपको कि आपका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो एकदम सही होनी चाहिए। और जो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण जो है यानी कि जो जिस हर व्यक्ति को कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, डाइट्स मिलना चाहिए, कितना उसको जितने सारे विटामिन होते हैं कि आयरन कितना मिलना चाहिए, बी कॉम्प्लेक्स कितना मिलना चाहिए। अब लोगों को पता ही नहीं है कि आयरन किस चीज़ से खाने से मिलेगा। है उसकी खेती कर रहे हैं, पालक की खेती कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि पालक की खेती करने खाने से वो आयरन की होगी। तो ये हो गया बात। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आपको पता है कि दाल जो होता है, पल्स, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हम तो खेती कर रहे हैं, दाल वही करेंगे, बेचेंगे। फिर कुपोषण का शिकार, शुद्ध पीने की पानी वो चाहिए, उससे हमको क्या मतलब है। हम तो कहने का मतलब है कि आप जो पैसा कमाएंगे वो मैक्सिमम पैसा 95% पैसा डॉक्टर को दे देंगे, डिस्पेंसरी को दे देंगे, स्वास्थ्य केंद्र को दे देंगे। तो आगे आप अपने बच्चों के लिए जो पढ़ाई की विचार कर रहे हैं या हायर एजुकेशन, अच्छे कपड़े की व्यवस्था सोच रहे हैं, मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं, वो कहाँ से हो सकता है। तो रूट कॉज क्या है, रूट कॉज मतलब मेन जड़, बीमारी कहाँ है। बीमारी हो गई आपकी मतलब की सोच, आपकी पढ़ाई। आप उतने पढ़े लिखे ही नहीं है कि आप सोचेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक रखेंगे तो हमारा डॉक्टर के पास पैसा कम जाएगा। बच्चे स्कूल जाएंगे तो कम बीमार पड़ेंगे तो स्कूल सफर नहीं होगा, और स्कूल सफर नहीं होगा तो उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो हर कनेक्शन जुड़ा हुआ है, पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन। और अगला जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चाइल्ड लेबर है। यानी जो बच्चे का जो बाल श्रम कहा जाता है, ये वर्षों से होता आ रहा है, वो खेतों में हो या घरों में हो, डोमेस्टिक में हो या बड़े बड़े फैक्ट्रियों में हो। चाइल्ड लेबर अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। यानी किसी भी देश की जनसंख्या का अगर 10% हिस्सा कहा जाए, 10%, वो 10% हिस्सा चाइल्ड का है, और उस चाइल्ड लेबर में वो मैक्सिमम हिस्सा जो है वो फैक्ट्रियों में, स्कूल में ना जा करके फैक्ट्री में, खेतों में, छोटे छोटे दुकानों में, घरों के बर्तन वगैरह धोने सफाई करने में गुजर जा रहा है। तो फिर सोचिए वही बच्चा जब 14 साल का, 18 साल का, 20 साल का हो रहा है तो उसको कहेंगे कहाँ गया ये, इलिटरेट में काउंट होगा, निरक्षर होगा ना वो तो बचपन में उसको पढ़ाई के समय वो कहाँ क्या कर रहा था, वो कहीं ना कहीं फैक्ट्री में था, खेतों में था, घरों में काम कर रहा था। तो वो चीज को व्यवस्थाएं, यानी अब उस पर हम फोकस जा रहे हैं प्रैक्टिकली कि भाई क्यों था। यानी कहीं ना कहीं उसके घरों की स्थिति ऐसी नहीं थी जिससे कि वो धन का उपार्जन कर सके और वो पढ़ने के बजाय कहीं और नहीं भेजे। तो नहीं भेजे, इसके लिए हमें उसकी सोचने की जरूरत है। फिर हम वहीं पर आते हैं लैंड, यानी उसके घर में उतनी जमीन रहती कि थोड़ा बहुत खेती या कुछ ये कर लेता, अगर रहने के लिए रेंट पर मकान नहीं लेता तो वो दूसरा काम कर लेता। तो ये स्थिति बन रही है चाइल्ड लेबर की। ये बहुत बड़ा हमारे इकोनॉमिक का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, अर्थव्यवस्था को प्रभाव डाल करके। और नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस को हम उस तरह से बताना चाहेंगे आपको, असहाय जिसको कहा जाता है कि भाई हम ऐसे हैं कि इस स्थिति में बन गए हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है वो है विल पावर, यानी हमारे में वो इच्छा शक्ति नहीं है कि हम उस लेवल को सोच पाए, समझ पाए कि भाई हम ये कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर विल पावर कहाँ से आएगा, विल पावर एजुकेशन से आएगी, विल पावर सोच से आएगी, समझ से आएगी, सोसाइटी बढ़िया रहेगा तो विल पावर आएगी और इस स्थिति में ये बदलाव आएगा। अब ये सारे पॉइंट जो है, 1 लैंडलेसनेस, सेकेंड अनएम्प्लॉयमेंट, तीसरा साइज ऑफ फैमिलीज, चौथा इलिटरेसी, पांचवा पुअर हेल्थ या माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, उसके बाद है चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, और असमर्थता, हेल्पलेसनेस का मतलब होता है असमर्थता। हम समर्थ ही नहीं है कि हम ये बढ़िया क्वालिटी का खेती कर सके, बढ़िया कपड़ा पहन सके, अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को भेज सके, अच्छा खाना खिला सके। असमर्थता ही है। अब उस असमर्थता में किसी भी देश की जो सरकारी व्यवस्था है
यानी अगर अपना देश की बात करें, खास करके अपना ही देश की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा देश जो व्यवस्था है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में जो सरकारें बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायती राज, जो फेडरल स्ट्रक्चर सिस्टम्स है, उस सिस्टम्स में हमारे राज्य जो है संघीय ढांचा में बना हुआ है। यानी कि 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए हैं। उसमें अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्थिति है। यानी ये जो 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सातों पॉइंट में हर राज्य की अलग स्थिति है। सबसे पहले मैं अपना ही राज्य को बता दूं, बिहार की स्थिति अलग है। बगल में हमसे कट करके झारखंड है, उसकी स्थिति अलग है। उत्तर प्रदेश बगल में है, उसकी स्थिति अलग है। फिर पश्चिम में चलिए महाराष्ट्र, उसकी स्थिति अलग है। गुजरात की अलग है, राजस्थान की अलग है, केरल की अलग है। कहीं पर लैंड वाला समस्या नहीं है तो कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट वाला समस्या है, कहीं पर साइज ऑफ फैमिली का समस्या है, कहीं पर इलिटरेसी का ज्यादा है। केरल में इलिटरेसी नहीं है। लैंडलेसनेस वाला समस्या पंजाब हरियाणा में नहीं है। मैक्सिमम लोगों के पास जमीन है, बराबर इक्वल तो नहीं पूरे कर सकते हैं, लेकिन है किसान, सब किसान के पास है। तो चाइल्ड लेबर कहीं ज़्यादा है, कहीं पर पुअर हेल्थ एंड माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है। तो ये जो हमारे देश के चहुमुखी विकास के लिए, चहुमुखी को इंग्लिश में कहा जाता है ऑल अराउंड परफॉर्मेंस। तो चहुमुखी विकास के लिए जब हमारे देश के हर राज्यों से लोगों का योगदान, कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो देश डेवलप नहीं होगा। अकेले देश डेवलप नहीं होगा। कोई एक राज्य कर दे कि हाँ हमारा एक जीडीपी बहुत बढ़िया हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट खूब बढ़िया हो गया, हमारे देश में हर व्यक्ति शिक्षित है, सॉरी राज्य में हर व्यक्ति के पास मकान है, हर व्यक्ति के अच्छा भोजन मिलता है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति की फैमिली ठीक है, लेकिन उसके बगल वाला स्टेट, उसके बगल वाला स्टेट, यानी कुल मिलाकर हम फिर वही बात आ रहे हैं कि अगर अपना ही स्टेट को मान के चले तो रिक्शा पुलर की स्थिति, रिक्शा खींचने वाला जो है रिक्शा पुलर, उसकी स्थिति अगर वो बन रहा है कि भैया अगर वो आज रिक्शा चला के आया और रात को उसको इस ठंडी के मौसम में ठंड लग गई क्योंकि उसके पास अच्छे गर्म कपड़े नहीं थे, तो क्या वो अगला दिन रिक्शा चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। अब उस परिवार को रिक्शा नहीं चलेगा तो उस परिवार में पैसा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। तो उस समस्या को देखा जाए तो दोनों में इस स्थिति में ये बन रही है कि फिर वही स्थिति बन गई कि भाई उसको इतने पैसे नहीं मिल पाए कि वो स्थिति में ढंग से वो रिक्शा चलाए। अब आज की स्थिति में दूसरे कंट्री में आप जाएंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो हाथ से ये रिक्शा जो ये आप चला कर चल रहा है ये नहीं है, ये खत्म है ऑलमोस्ट, बहुत कम कंट्री में है। ऑटो रिक्शा है, यानी मैन को रिक्शा चला रहा है, वो डीजल पेट्रोल सीएनजी ये गैसेस से चला रहा है, जल्दी से यहाँ से यहाँ फुर गया, वहाँ से वहाँ आया, सिर्फ बचा हुआ है, कम समय में पैसा ज़्यादा कमा लिया, उसके पास कंबल भी है, रजाई भी है, पहनने के लिए स्वेटर भी है। हमारे यहाँ वो व्यवस्थाएं ही नहीं है, इकोनॉमिकली सपोर्ट ही नहीं है। तो आर्थिक जो मजबूरियां हैं, सबसे पहले लैंडलेसनेस और उसके बाद जो है वो लिटरेसी, यानी कोई भी काम कर रहा हो, वो रिक्शा पुलर हो या ऑटो चालक हो या अंडा बेच रहा हो या खेती कर रहा हो, मेरे अनुसार सबको पढ़ाई जरूरी है। सबसे पहला एजुकेशन, मतलब स्कूल जाना उनके बच्चों के लिए ये प्राथमिक व्यवस्था होनी चाहिए। इट इज़ अ फंडामेंटल नीड, इट इज़ अ फंडामेंटल नीड, ये ज़रूरत है। ये नहीं होगा तो हम जो डिस्पैरिटीज है, असमानता है हमारे देश में, उस असमानता को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो होप सो कि आप इस पूरे पॉइंट को नेक्स्ट पार्ट में और हम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमने कोशिश किया है कि जो हमारे देश की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं आर्थिक व्यवस्था को नहीं सुधरने में, ये सबसे बड़े रूट कॉज कारण है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और जो अगला हम आपको बताएंगे उसमें ये बताएंगे कि कैसे इस पर काबू पाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।